और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सजा याफ्ता लालू प्रसाद के खिलाफ रांची हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। उनके खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ये याचिका उनकी जमानत की सुनवाई से एक दिन पहले कोर्ट में दाखिल की गई है। बीजेपी विधायक को कॉल करने पर लालू प्रसाद के खिलाफ बीजेपी भी कड़े तेवर अपनाए हुए है और बीजेपी ने लालू प्रसाद को होटवार जेल भेजने की मांग की है। सजा याफ्ता लालू प्रसाद के फोन पर बात करने के मामले में जेल मुख्यालय ने जिला प्रशासन को जांच का आदेश दिया है। सहायक कारा महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद रिम्स में इलाजरत हैं और वो जेल परिसर में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। तो जिला प्रशासन के पाले में गेंद को डाल दिया है जेल आईजी ने। आपको बता दें, जेल आईजी ने साफ कहा है कि वो जेल के अंदर नहीं है, इसलिए उनकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। और लालू के वायरल ऑडियो के बाद जेल प्रशासन हो या फिर रांची जिला प्रशासन, सभी सवालों के घेरे में है। इस मामले पर झारखंड जेल आईजी ने जांच के आदेश रांची उपायुक्त को दिया, जिसके बाद रांची उपायुक्त ने पत्र के माध्यम से लालू प्रसाद की ओर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने को लेकर जेल अधीक्षक को सारे तथ्यों की जांच करने के निर्देश दिए। वहीं 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब किया है। रांची उपायुक्त के अनुसार केली बंगले के अंदर सुरक्षा की जवाबदेही जेल अधीक्षक की है, न कि जिला प्रशासन की। जो जेल अधीक्षक है, कारा अधीक्षक, उनसे हमने कारण परीक्षा की है और 24 घंटे में हमने उनसे पूरी तथ्यों की जांच एवं जवाबदेही चिन्हित करते हुए उनसे रिपोर्ट मांगा है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिप्यूट किए थे और बाकी वो जो पूरा जेल, वो पूरा हॉस्पिटल जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट के अधीन में है। तो ही हैज़ टू इंश्योर कि उसके अंदर सभी चीज़ें जो है वो जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे कारा महानिरीक्षक महोदय द्वारा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए गए हैं कि जो ऑडियो क्लिप जो टेलीविजन में जो दिखाया जा रहा है उस संदर्भ में वो जांच करके दें। क्योंकि देखिए अभी मतलब लालू यादव जी अभी रिम्स के केली बंगले में संसीमित है, वो जेल नहीं है, वो हॉस्पिटल का एक पार्ट है और वो जेल डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए गृह विभाग ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसके अंतर्गत वहाँ कोई भी इलाजरत बंदी जो होते हैं उनकी अभिरक्षा का दायित्व तो वहां जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो कि डीएसपी लेवल से नीचे का नहीं होता है, उसका होता है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या केवल चिट्ठी लिखकर मामले से बचने की कोशिश की जा रही है? बड़ा सवाल यह भी कि क्या सही जांच के बदले पल्ला झाड़ना है मकसद? इस तरह से चिट्ठियों लिखकर क्या कुछ किया जा रहा है? तैनाती और जिम्मेदारी पर स्थिति साफ क्यों नहीं की जा रही है? सवाल यह भी है कि आरोपों के बाद भी आखिर प्रशासन क्यों नहीं जागा? बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर अंदर की सुरक्षा की अनदेखी किसके कहने पर की गई? जेल प्रशासन या जिला प्रशासन? जिम्मेदार आखिर कौन है? जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हो पाई है। भुवन किशोर झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्या इन सब चिट्ठियों के जरिए इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है, लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए अलीम, इस मामले में आपको एक बड़ा अपडेट आपको देना चाहेंगे कि अभी लालू प्रसाद के वायरल ऑडियो मामले में राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई है और होम सेक्रेटरी के कार्यालय में जेल आईजी पहुंचे हैं और वहां पर बैठक चल रही है। इस पूरे प्रकरण में जो जिला प्रशासन की जो भूमिका है या जेल मुख्यालय की जो भूमिका है, ये तमाम बिंदुओं पर, क्योंकि दोनों जगहों से अलग अलग चिट्ठियां लिखी गई हैं, जेल मुख्यालय से भी चिट्ठी लिखी गई है, जिला प्रशासन ने भी चिट्ठी लिखी है जेल अधीक्षक को। ये तमाम चीजों पे अभी बैठक चल रही है और इस मामले में अब देखना होगा कि राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो जेल मुख्यालय के जो सहायक कारा महानिरीक्षक हैं प्रवीण कुमार, उनसे हम सीधे जानते हैं कि जो तर्क जो दिया जा रहा है जेल मुख्यालय के द्वारा वो कितना जायज है। सर, क्या नियम क्या कहता है?
ये सबसे पहले तो ये तर्क वाली बात नहीं है, तथ्य वाली बात है। ये तथ्य वाली बात है कि रिम्स या रिम्स के अंतर्गत जो केली बंगला है वो जेल नहीं है, जेल के तौर पर नोटिफाई नहीं किया गया है। तो जेल मैनुअल जेल के अंतर्गत लागू होता है, और जेल से बाहर अगर किसी बंदी को विशेष चिकित्सा के लिए भेजा जाता है, जैसे रिम्स हो या फिर एम्स हो, तो उसके लिए गृह विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है कि उस दौरान बंदी की कस्टडी और अन्य मेंटेनेंस का दायित्व किनका रहेगा और वो कैसे होगा। तो जो पुलिस बल की अभिरक्षा में कस्टडी रहती है और उसके जो इंचार्ज रहते हैं, ये उनका दायित्व है बंदी की कस्टडी का। सर एक चीज जानना चाहिए, कोई बंदी यदि फोन पे बात करते हैं तो वो क्या नियम संगत है? प्रीमिसेस कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं या तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं या सिविल कोर्ट या कोर्ट तक। आप नियम की बात कर रहे हैं, तो जेल मैनुअल में जो प्रावधान है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन वो जेल के लिए नियम है। जेल में दो तरह की वार्ता होती है, एक अधिकृत और एक अनधिकृत। अधिकृत वार्ता में बंदी को मुलाकाती की सुविधा दी जाती है, जो जेल मैनुअल के अंतर्गत होता है। तो मुलाकाती कक्ष में अभी तो खैर कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए मुलाकाती बंद है, तो उस दौरान मुलाकाती कक्ष में बंदी के जो परिजन आते हैं और बंदी मुलाकाती कक्ष के अदर साइड, जो जेल के साइड रहता है, वहाँ से बात करते हैं। तो ये ऑथराइज्ड इंटरव्यू है। दूसरी सुविधा जो हम लोग जेल में देते हैं, टेलीफोन की फैसिलिटी है, टेलीफोन बूथ जेल में बना हुआ है, और थ्रू वीडियो लिंकेज के थ्रू, जैसे प्रज्ञा केंद्र में या हमारा वीडियो ऐप है नेशनल पोर्टल ऑफ प्रिजन्स में, उसके थ्रू बंदी के परिजन अपने बंदियों से जेल में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट है बात कर सकते हैं। तो ये हुआ अधिकृत संवाद। ये भी जानना, लेकिन ये जो ऑडियो जो वायरल जो हुआ है लालू प्रसाद जी का, तो क्या उसकी जांच आप किस तरह से करवाएंगे? वो जिला प्रशासन या तो चूंकि ये हमारे दायरे के अंतर्गत नहीं आता है, ये वो जेल नहीं है। रिम्स या रिम्स के अंतर्गत जो केली बंगला है वो जेल नहीं है। भुवन एक चीज हम जानना चाहेंगे प्रवीण कुमार जी से, तो क्या ये मान लिया जाए कि लालू प्रसाद जेल में नहीं है, वो एक बंदी नहीं है, एक कैदी नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं, क्या ये माना जाए? जैसे समाचार प्राप्त होने के तुरंत बाद ही उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है और जांच के आदेश दिए हैं कि अविलंब अच्छी तरह से तहकीकात जांच कर प्रतिवेदन कारा निरीक्षणालय को सौंपें। तो क्या सर ये माना जाए जो लालू प्रसाद बंदी नहीं है, चूंकि जेल से बाहर है, जेल प्रीमिसेस नहीं है, तो कैसे वो बंदी हैं? अभी न्यायिक अभिरक्षा में है ना, अभी उन पर केसेस चल रहा है और कई केसेस में वो सजावार बंदी हैं। तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो बंदी नहीं है, बंदी हैं, चाहे वो जेल में रहें या इलाज या अन्य किसी कारण से ट्रांजिट में रहें। क्योंकि लालू प्रसाद पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि जो जेल मैनुअल है उसका उल्लंघन वो करते रहे। लगातार वो फोन पे बात करते हैं, लोगों से बेधड़क मिलते हैं, भीड़ लगती है। कई बार आप लोगों ने भी चिट्ठी लिखी है जिला प्रशासन को, फिर सजग होता है, मीडिया में जब खबरें आती है तो सजगता बढ़ती है, फिर नॉर्मल वे में वैसे ही चलता रहता है जैसे रिम्स में चलता है। देखिए, हम लोग जो भी हमारा जो आदेश होता है, मतलब कारा निरीक्षणालय का या आईजी महोदय का जो आदेश होता है, तो जेल के लिए लागू होता है। जेल के अंतर्गत कस्टडी और डिसिप्लिन या कंट्रोल कैसे मेंटेन करना है, तो हमारा आदेश उसी के लिए लागू होता है। मैंने कहा ना कि रिम्स का वो पोर्शन जहां अभी रह रहे हैं, तो वो जेल के तौर पर नोटिफाई नहीं किया गया है। अगर जेल के तौर पर नोटिफाई होगा तो जेल से एक असिस्टेंट जेलर वहां जाएगा, जेल सुपरिटेंडेंट की वहां के लिए पदस्थापन होगा। हाँ, और जेल के सारे जो जेल मैनुअल में जो फॉर द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स का जो नियम है वो लागू हो जाएगा। बिल्कुल अली, तो ये मानना है जेल मुख्यालय का, और जो जैसे सहायक कारा महानिरीक्षक बता भी रहे थे कि साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो प्रीमिसेस है, जो जहाँ लालू प्रसाद रह रहे हैं, वो जेल नहीं है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर निर्भर करता है, और पूरी जो प्रकरण है वो जिला प्रशासन के ऊपर में सौंपी गई है। और अब देखना होगा कि ये जो पत्र जो लिखा गया है जेल आईजी के द्वारा, और उसमें क्या कुछ निकल कर कई सवाल हैं, और इसका जवाब चाहे वो जेल प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, या फिर जो वहां की सरकार है, ये कैसे देती है, ये देखने वाली बात होगी।
अगली खबर का रुख करते हैं। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां नौडिहा ओपी क्षेत्र के उखरसला गांव में झोपड़ी में लगी आग में 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। आग में फंसकर दोनों बच्चे जिंदा चल गए। दोनों बच्चे रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे। बताया जा रहा है कि दोनों मासूम पुआल से बनी झोपड़ी में थे, जहां अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेज हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों मासूमों की मौत हो चुकी थी। झारखंड में कोरोना के 237 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत भी हुई है। झारखंड में कोरोना के 2160 एक्टिव केस अभी हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,08,158 तक पहुंच चुकी है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 958 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देवघर, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस दौरान राज्य में कोरोना के 237 नए केस भी मिले हैं और राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,08,158 हो गई है, जबकि 316 कोरोना पॉजिटिव इस दौरान ठीक हुए हैं। राज्य में अगर एक्टिव केस की बात करें तो 2,160 कोरोना के एक्टिव केस अभी भी हैं, यानी कि कोरोना के वैसे संक्रमित मरीज जिनमें अभी भी कोरोना का वायरस है उनकी संख्या 2,160 है। अगर बात करें तो राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत होने वाले जिले में कौन सी है, तो यह जिला है पूर्वी सिंहभूम, जहां पर 350 मौतें अभी तक कोरोना से हो चुकी है, जबकि राजधानी रांची में 193 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। रांची के बाजारों में जिस सब्जी की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है धोनी का टमाटर। धोनी ने अपने 43 एकड़ के फार्म हाउस में 3 एकड़ से ज्यादा सिर्फ टमाटर की खेती की है और अब टमाटर पकने के बाद धोनी के फार्म हाउस से इसे बाजारों में भेजा जा रहा है। रांची के सैम्बू में धोनी के फार्म हाउस का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय सिन्हा ने। आपने खेत बहुत देखे होंगे, खेतों में लहराते टमाटर भी खूब देखे होंगे, लेकिन ये जमीन कुछ खास है। ये जमीन है विश्व क्रिकेट में तहलका मचाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की और उनके फार्म हाउस की। इस समय न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं धोनी के फार्म हाउस की, जो कि रांची के सैम्बो में है। और हमारे साथ हैं इस समय धोनी के एग्रीकल्चर कंसल्टेंट रोशन जी, हम उनसे बात करेंगे। रोशन जी, धोनी का जो एक आप कह सकते हैं कि धोनी के जो फार्म हाउस पर टमाटर की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बाजार में अब बिक रहा है, तो टमाटर धोनी की क्यों खास है? टमाटर धोनी की खास इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स टमाटर लगाते हैं। इस एरिया में आप देखिएगा, रांची के आसपास एरिया में तो बहुत सारे किसान टमाटर को लगाते हैं। तो यहाँ मेन पर्पस लगाने का है कि किसान कुछ सीखें। यहाँ काफ़ी अच्छे वेराइटी देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे उगे हुए भी देख रहे होंगे। किसान भी चाहते हैं कि ऐसा लगाएं और ऊपर से धोनी भैया लगा रहे हैं तो उनके लिए एक प्रेरणादायक भी हो जाएंगे। कि टमाटर की कौन सी किस्म है? टमाटर की TO 1156 वेराइटी है। बाजार में कैसे बिक रहा है? बाजार में इसका रेट अबाउट 40 का है, लेकिन मेन पर्पस हम लोग का बेचना नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन होता है, कुछ टमाटर उनके घर चला जाता है, कुछ खुद कंजम्पशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ वर्किंग कर रहे हैं तो उनके लिए वो खाते हैं। उनके बाद जो बचता है तो हम लोग उसको खराब ना होने दे, इसके लिए हम लोग मार्केट में सेल कर देते हैं। जब भी धोनी भैया यहाँ पे आते हैं, खुद टमाटर में अपने घूम के देखते हैं उसमें कुछ बीमारी तो नहीं लगा, वो भी जानने का कोशिश करते हैं। क्या क्या इसमें डाला जा रहा है वो भी जानने का कोशिश करते हैं। कैसे ट्रांसप्लांटिंग होगा, कैसे ग्रो हो रहा है वो भी जानने का कोशिश करते हैं। खुद से टमाटर को देखते भी हैं। एक्चुअली अभी टोटली ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब कहने का मतलब यही है कि हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का रूल है कि 3-3.5 साल लग जाते हैं ऑर्गेनिक को सर्टिफिकेशन मिलने में, तो अभी तो हम लोग को सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। तो हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। धीरे धीरे ऑर्गेनिक जब सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो हम लोग टोटली बोलेंगे कि हम लोग ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर गए। बिल्कुल, क्रिकेट के बाद किसानी, और किसानी की जो खूबियां होती है इस आप टमाटर के खेत में आप देख सकते हैं कि धोनी ने क्रिकेट की पिच को जिस तरीके से समझा है, वास्तव में खेती की जमीन को भी उसी तरह धोनी ने समझा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
और हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार अलग अलग अंदाज धोनी का देखने को मिल रहा है। धोनी का एक अंदाज जब देखने को मिला, जब सामने आया कि धोनी कड़कनाथ मुर्गे की पालन करेंगे, और अब टमाटर की बात आ रही है। आखिर कहां पर, किस तरह से बाजारों में उतरेगा धोनी का ये टमाटर और किस तरीके से ये खास है? बिल्कुल अलीम, एक किस्सा शुरू हो चुका है क्रिकेट से और अब तो खेती की कहानियों में ये किस्सा घूम रहा है। और उम्मीद है कि हम इस समय धोनी के फार्म हाउस में है। न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि धोनी ने अपने फार्म हाउस में किस तरह टमाटर के साथ साथ मेरे पीछे गोभी की खेती की तस्वीर है, मटर है इस तरफ, और हमारे साथ तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए धोनी के कंसल्टेंट हैं, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, उनसे बात करेंगे। रोशन जी, थोड़ा सा फार्म हाउस के बारे में जानकारी दीजिए न्यूज 18 के दर्शकों को, वास्तव में कि फार्म हाउस की खासियत क्या है? फार्म हाउस के बारे में बता देना चाहते हैं कि ये फार्म हाउस 43 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 30 एकड़ में हम लोग खेती कर रहे हैं। बाकी जो जमीन है उसमें डेयरी का, पोल्ट्री का शेड बनाया जा रहा है। यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। और अगर पूरे फार्म में देखें तो IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे सारा कुछ मौजूद है, जैसे कि कैटल फार्म, फिर आपका पोल्ट्री फार्म, फिर एग्रीकल्चर में मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है कि फल का भी कुछ पौधे लगाए गए हैं, सब्जी के भी लगाए गए हैं। सब्जी में गोभी, टमाटर, मटर, स्ट्रॉबेरी, पपीता, ये सब कुछ लगाया गया। एक बड़ी खासियत की बात यह है अलीम कि वास्तव में धोनी को सब्जियों में मटर बहुत पसंद है। धोनी ने अपने फार्म हाउस से जो मटर की खेती की है, बाकायदा रोशन को कह रखा है कि जब मटर की फली आएगी तो मैं खासकर फार्म हाउस आऊंगा और खुद अपने खेत में बैठकर अपने खेत की मटर खाऊंगा। क्या रोशन? हाँ जी, हाँ संजय जी, ये चीज धोनी बयान। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।